जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एजाज़ अहमद और इस्लामाबाद वापस आ गया हूँ हैदराबाद के 10 रोज़ के दौरे के बाद। बहुत मज़ा आया, वो कहानी फिर कभी सुनाएंगे। आज आपको रनडाउन बता देते हैं। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नैब की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, नून लीग की मंजूर हो गई। नैब क्या चाहता था, नून लीग क्या चाहती थी और क्यों चाहती थी, ये आपको बताएंगे। बुशा बीबी और लतीफ़ खोसा की जो ऑडियो लीक हुई थी, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अहम रिमार्क्स भी पास किए, बहुत अहम ऑर्डर भी दिया है। इस पर बात करेंगे। अमरीकी अकाबरीन पाकिस्तान के मुसलसल दौरों पर हैं। एक नायब वजीर वापस गई हैं तो दूसरे साहब पहुंच गए हैं। वो वापस जाएंगे, बल्कि वो पाकिस्तान ही में होंगे तो एक तीसरे भी आ जाएंगे। मामला क्या है, अमरीका पाकिस्तान से क्या चाहता है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में आपको एक बड़ी खबर से आगाह करेंगे, कहीं मत जाइएगा, बहुत बड़ी खबर है। नाज़रीन अब आते हैं, पहले अमेरिका के दौरों से शुरू कर लेते हैं। जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का क़याम अमल में आया है, हम उसको तस्लीम नहीं करते, दुनिया भी तस्लीम नहीं करती, लेकिन अमेरिका का पाकिस्तान पर कुछ चीज़ें करने के लिए दबाव बढ़ गया है। तालिबान के से पहले अमेरिका और नेटो ममालिक की जासूसी, उनके लिए मुख्तलिफ जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए 2-3 लाख लोग ऐसे थे जिनकी सर्विसेज हायर की गई थी, और वो बादशाह पाकिस्तान आ गए थे जब यूँ समझिए कि काबुल फॉल हुआ और मदार शरीफ फॉल हुआ। अमेरिका ने भी वादा किया था, नेटो ममालिक ने वादा किया था, बरतानिया ने वादा किया था कि उनको ले जाएंगे। अभी तक नहीं लेकर गए। सिर्फ एक तैयारा जो है भरकर गया उन अफगानियों का, वो भी बरतानिया। उनको भी उन्होंने अपने के कोस्टल एरिया में एक कैंप में रखा है जहां वो परेशान हैं। और पाकिस्तान जो है, जो अफगानिस्तान से मुसलसल परेशान हो रहा है। और कल इस पर आपको बताएंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से दहशतगर्दी की कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। उस उनसे आगाह करेंगे। आज वक्त की कमी के बायस उसको मौखर करते हैं। पाकिस्तान से ये चाह रहा, नेटो ममालिक भी चाह रहे हैं और अमेरिका भी, कि इंसानी हुकूक के नाम पर वो जो अफगान महाजरीन पिछले 40 साल से यहाँ हैं, उनको हम यहीं रखें। यानी वो हमारी धरती पर जो है वो मौजूद रहें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार है, वेस्ट इसकी परवाह नहीं कर रहा। उन्हें इंसानी हुकूक की फ़िक्र है, गज़ा में इंसानी हुकूक की फ़िक्र नहीं है अमेरिका को, पाकिस्तान में है अफगानों के इंसानी हुकूक की। ये एक बड़ा गंभीर मामला है। लेकिन अमरीकी अकाबरीन, अब पाकिस्तान में चूँकि 4,14,000 से ज़्यादा लोग वापस जा चुके हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान की ताज़ा ड्राइव है, उसके बाद अमरीकी अकाबरीन आए हैं। वो ये चाहते हैं कि ख़ास तौर पर जो पनाहगज़ीन हैं, इलीगल है या लीगल है, पाकिस्तान डू बोर करता रहे, उन्हें पाकिस्तान में रखे। वो ये कहते हैं कि हम कुछ मदद के लिए तैयार होंगे, माली मदद के लिए। लेकिन वो माली मदद तो यूएनएचसीआर पहले ही बराह रास्त करता है। उसका पाकिस्तान पर की इकॉनमी में, पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की वजारत ख़जाना को, पाकिस्तान के किसी सिंगल शहरी को कोई फ़ायदा नहीं होता। वो बराह रास्त इमदाद खुद पहुँचाते हैं ये अदारे। अमेरिका भी खुद पहुँचाएगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि जी जो हमने 25,000 ले जाने, उनको फ़िलहाल यहीं रखें। अमेरिका ने कमिट किया हुआ है ऐसे 25,000 अफ़गानों को ले जाना, जो अमेरिका के लिए मुख्तलिफ़ खिदमात सर अंजाम देते रहे जब अमेरिका वहाँ मौजूद था, और तालिबान के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर उसमें जासूसी करते रहे हैं। फिर जो तालिबान जिस ज़बान में गुफ्तगू करते थे, उनके बहुत सारे ट्रांसलेटर भी हैं, और भी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते थे, नेटो ममालिक के लिए भी करते थे। और ये सारे ममालिक पाकिस्तान पर जोर दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा बराए महाजरीन हैं जूलिया वाइस नॉइस, वो पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर थी। उन्होंने दफ्तर ख़ारजा में फिर मुलाकातें की। उन्होंने जो हमारी सरहदी उमूर की वजारत है, जो अफ़गानिस्तान के पनाहगज़ीनों को डील करती है यूएनएचसीआर के साथ, उसके अकाबरीन से, उसके हुकाम से मुलाकातें की। फिर पनाहगज़ीनों से भी मुलाकातें की और पाकिस्तान पर यह कहा कि जी इनको मत जाने दीजिए, ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनको यहाँ रखिए। अब देखते हैं, मेरा अपना एक नुक्ता नज़र ज़रूर है जो अफ़गानों की वापसी है, लेकिन पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं। और अमेरिका या हो या बरतानिया, वो अपने एजेंट उन्होंने पैदा किया, उन्हें अब वो पाकिस्तान की सरजमीन पर छोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी बढ़ रही है, पाकिस्तान ने उसके शवाहिद सामने रखे हैं, लेकिन अमरीकी अकाबरीन फिर भी कहते थे नहीं जी नहीं, इनको जाने मत दीजिए, इनको यहीं रखिए, बड़े अच्छे लोग हैं। खैर अब ये उसके बाद जूलिया नाइस वापस गई, तो आज थॉमस वेस्ट आ गए हैं। उन्होंने दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। थॉमस वेस्ट नुमाइंदा खसूसी बराए अफ़गानिस्तान है अमरीका के।
वो जाएंगे तो फिर एक और अमरीकी नायब वज़ीर जो है वो पाकिस्तान पहुँचेंगे, और वो भी इसी हवाले से बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज भी एक इशू है, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारत भी इशू है, लेकिन फोकस अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान फोकस्ड मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ये मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि सूरत पाकिस्तान उन अफ़गानों की मेज़बानी करता रहे, उन्हें ना निकाले। ख़ास तौर पर उन अफ़गानों को जो पाकिस्तान में है, अमेरिकन इमिग्रेशन का इंतज़ार में है, बरतानवी इमिग्रेशन के इंतज़ार में है, यानी वो जो लोग जो नेटो ममालिक के लिए, अमेरिका के लिए काम करते थे, बरतानिया के लिए काम करते थे, उनकी ज़िंदगी अफ़गानिस्तान में ख़तरे में है। और पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सूरत हाल है, ये उनमें से कोई सोचता कि पाकिस्तानी उनकी वजह से ख़तरे में है, या उनकी अपनी जानें पाकिस्तान में भी महफूज नहीं है, अमेरिका में महफूज रहेंगी, ज़्यादा महफूज रहेंगी। बहरहाल आप नाज़रीन आते हैं बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसी ऑडियो लीक की जानिब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दिया, और यह भी हुक्म दिया है कि बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू का अलग अलग फॉरेंसिक किया जाए, और तहकीकात की जाए कि ये ऑडियो कहाँ से जारी हुई। ये भी कहा गया है जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से कि DGISI को भी दरख्वास्त की कॉपी भिजवाई जाए। अदालत का कहना है कि DGISI भी रिपोर्ट दे कि ऑडियो लीक्स किसने रिलीज़ की। लतीफ़ खोसा ने यह तासुर देने की कोशिश की कि जैसे ये गुफ्तगू किसी एजेंसी ने ख़ास तौर पर ISI ने ही रिकॉर्ड किया और उन्होंने जारी किया। हालांकि पिछले दिनों हमने इस पर बात भी की थी। अगर इस ऑडियो को गौर से सुने तो ये व्हाट्सएप कॉल है। व्हाट्सएप कॉल में और नॉर्मल कॉल में एक फ़र्क ये होता है कि नॉर्मल कॉल में डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होती है जब रिकॉर्ड होती है, जो आम टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है, लेकिन व्हाट्सएप कॉल में वो डिस्टॉर्शन नहीं होती। व्हाट्सएप कॉल की अपनी जो है वो कुछ साउंड्स हैं, लेकिन बहरहाल ये जब मामला जारी था तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि पैमरा बताए लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे TV चैनल्स पर नशर हो रही है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि वकील और मक्कल के दरमियान गुफ्तगू एक इस्तेकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार की इस बात पर अदालत में कहकहे भी लगे। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि सबको पता है कौन रिकॉर्ड करता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि मफरूज़े नहीं चल सकते। ये उनके रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं नाज़रीन, के मफरूज़े नहीं चल सकते, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बल्कि मुझे क्या लगता है और दोस्तों का भी ये ख्याल है कि अगर ये व्हाट्सएप कॉल है तो फिर कॉल करने वाला या कॉल रिसीव करने वाला, दोनों में से ही कोई एक जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है और लीक कर सकता है कॉल। बहरहाल उसमें ये कहा है, लतीफ़ खोसर ने कहा कि ऑडियो तमाम TV चैनल ने भी नशर की। अदालत का कहना है कि ये मालूम हो जाए कि रिलीज़ कहाँ से हुई तो फिर पता चल सकता है कि रिकॉर्ड किसने की। अदालत ने FIA को ऑडियो के फॉरेंसिक कराने की दरख्वास्त की कॉपी DGIC को भिजवाने का हुक्म भी दिया, और ये कहा कि अलग अलग फॉरेंसिक कराए जाएँ। नाज़रीन अब आते हैं अल अज़ीज़िया रेफरेंस की जानिब। अल अज़ीज़िया रेफरेंस की आज फिर कई घंटे की समाअत हुई, और नवाज शरीफ खुद भी पेश हुए। रेफरेंस में नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ अपील कर रखी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच है, वो केस की समाअत कर रहा है। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रेफरेंस दायर किए, 2 रेफरेंस दायर किए, जिनमें एक जैसा इल्ज़ाम था। फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था, लेकिन एक ही इल्ज़ाम पर 2 अलग अलग रेफरेंस दायर हो गए। हमने दरख्वास्त दी थी कि एक इल्ज़ाम पर सिर्फ एक ही रेफरेंस होना चाहिए। मजीद कहा कि अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स 2001 और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट 2005 में बनी। जब अल अज़ीज़िया मिल्स लगाई गई, हुसैन नवाज की उम्र 28 बरस थी। नवाज शरीफ का ये केस पिछले केस से भी बेहतर है, वो इस अरसे में पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। इस मौके पर अदालत ने उनसे दस्तावेज़ात के हवाले से सवाल किया जो हुसैन नवाज ने जमा कराई थी, तो नून लीग ने नवाज शरीफ के वकील ने उन दस्तावेज़ात से किसी भी किस्म का ताल्लुक था या उससे इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि ये तो हुसैन नवाज ने भिजवाई थी, उनसे पूछिए। और कानूनी पाकिस्तान के कानून में भी, नैब के कानून में भी ये पूछा जाना उन्हीं से ज़रूरी था। लेकिन उनका ये कहना था कि जो अमजद परवेज़ हैं, उनका ये कहना था कि जी वाजिद ज़िया और उनके साथियों को तो बहुत दिलचस्पी नहीं थी कोई, और वो तो हर कीमत पर ये करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी भी दरख्वास्त को दरखुर इतना नहीं समझा। और दौरान समात नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये मेरिट्स पर बहस कर रहे हैं, जबकि इनकी कुछ मुतफरक दरखास्तें भी हैं। या तो ये वो अपनी दरखास्तें वापस ले लें, जिस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि जी जज अरशद मलिक के हवाले से उन्होंने कहा कि जज साहब की वीडियो थी वो हम वापस ले रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उस हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी।
اور سپریم کورٹ میں بھی معاملہ گیا تھا. امجد پرویز نے کہا کہ ہم اس پر دور نہیں دے رہے اور وہ درخواستیں واپس لے رہے ہیں. بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کی نے یہ درخواست کی تھی کہ معاملہ ریمانڈ بیک کر دیا جائے احتساب عدالت کو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا نہیں. اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز صاحب نے کہا کہ نہیں جی نہیں، ہم تو اس کے میرٹس پر بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو یہاں آپ اس کو فیصلہ دیں. جج صاحبان ایسا ایک موقع پر لگا کہ اپنا موڈ تبدیل کر رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے موڈ تبدیل کیا اور نیب کی اپیل مسترد کر دی. ناظرین، اس پر میں نے کچھ قانون جاننے والوں سے اور جو لوگ اس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں ان سے کچھ لوگوں سے بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ دراصل نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ختم ہو تاکہ ایک کریڈیبلٹی بنے. نیب تو یہاں سے بھی واپس لینا چاہتی تھی، لیکن اگر نیب عدالت میں واپس جاتا وہاں نیب بڑی آسانی سے درخواست واپس لے لیتی. تو وہ دلائل جس کی بنیاد پر کریڈیبلٹی بنائی جا سکتی ہے وہ دلائل سامنے نہ آتے. تو نون لیگ وہ دلائل سامنے رکھنا چاہتی ہے عدالت کے، تاکہ وہ جو پی ٹی آئی کا ایک منترا ہے، پی ٹی آئی کا ایک پروپیگنڈا ہے نون لیگ کے بقول، اس کا جواب دیا جا سکے عدالت میں کھڑے ہو کر. دیکھیے معاملہ لگتا یہ ہے کہ اگلے 2-3 روز میں اس معاملے کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. ناظرین، اب آتے ہیں بڑی خبر کی جانب. خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں تھپڑوں کی گونج ایک بار پھر گونج رہی ہے. یعنی وہ پچھلے دنوں ایک خاتون رہنما تھیں مسلم لیگ نون کی، ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے یہ کیا تھا ان کو تھپڑ پڑنے کے حوالے سے. وہ میں نے چیک کیا، بالکل غلط خبر تھی وہ. وہاں دھکم پہل ضرور ہو جاتی ہے جب آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، لیکن وہ تھپڑوں والی خبر وہ بالکل غلط تھی. لیکن اب پچھلے 15 دن سے ایک اور معاملہ زیر گردش ہے. زبان زد عام بھی ہے، لیکن دبی زبانوں میں، دبے الفاظ میں. معاملہ یہ ہے کہ ایک بہت اہم شخصیت ہیں، وہ چاہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کا دورہ کریں اور عمران خان سے ملاقات کریں. ان کو منع کیا گیا کہ بھائی آپ کا جو منصب ہے یہ آپ کو اجازت نہیں دیتا. ایک دن کہتے ہیں کہ جی انہوں نے رات کو اپنی گاڑی نکلوا لی. پھر جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو پتہ چل گیا، جو مؤثر لوگ ہیں انہوں نے وہ کسی بھی طرح وہ گاڑیاں واپس کروا دی. اگلے دن پھر ان کے ساتھ ملاقات بھی کی گئی اور پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی. انہوں نے آرگو کیا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ساتھ کھڑے ایک اور صاحب نے کوئی 2 تھپڑ رسید کر دیے. واللہ اعلم بالصواب اور دروغ بر گردن راوی. لیکن یہ خبر زیر گردش ہے، بڑی اسٹرانگلی زیر گردش ہے. اس کی تصدیق یا تردید ظاہر سی بات ہے نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بدقسمتی ہے، کیونکہ اہم مناصب پر بیٹھے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کسی بھی ملزم سے کیوں ملنا چاہتے ہیں. ان کو کس ملزمان سے جب تک مقدمے کا فیصلہ نہ ہو جائے نہیں ملنا چاہیے. بہرحال اب یہ تھپڑوں کی گونج دیکھتے ہیں کب تک برقرار رہتی ہے اور کب یہ معاملہ ہم اپنی ضدیں چھوڑ کر جو ہے وہ ملک کو آگے لے جانے کی سوچیں گے. یہ سیاسی اشرافیہ کے سوچنے کا کام ہے اور مقتدر حلقوں کا بھی سوچنے کا کام ہے. بہرحال ناظرین، مجھے اجازت دیجیے. خدا